हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं विवेक सर और मैं यहाँ आपका हर तरह का डाउट जो है उसको इस चैनल में क्लियर करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या है ना कि आज जो है हम लोगों का क्लास है लास्ट टाइम रिवीजन का, ठीक है, जो ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए है क्लास 9 का। और क्योंकि एज वी नो कि अब जो है एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो वन लास्ट टाइम रिवीजन हम लोग को करना ज्यादा जरूरी है ताकि अब हमारा जो एग्जाम है वो बेहतर जाए। तो देखो बिना किसी देर के हम लोग अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है कि ग्रेविटेशन। तो देखो क्या है कि ग्रेविटेशन जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे एक ऑब्जेक्ट को अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है ग्रेविटी का। तो आखिर ये ग्रेविटी क्या है? तो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो देखो क्या है कि जो अर्थ है वो अपने सेंटर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, खींचता है। इसी को अर्थ का ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मास, तो देखो मास क्या होता है। सपोज कोई एक बॉडी है, तो उसका जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसका जो मटेरियल का क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है वेट। तो वेट जो है उसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और साथ ही साथ ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जिसको अर्थ जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और उसी पुल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट और मास को सेम समझ लेते हैं कि दोनों क्या है? सेम है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास जो है वो किलोग्राम में होता है और जो वेट है, क्योंकि इसमें फोर्स का बात होता है, फोर्स अट्रैक्टेड बाय और फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, सो दैट फोर्स का जो यूनिट होता है वही वेट का भी यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। थ्रस्ट इज जस्ट लाइक प्रेशर, ठीक है। पर यहाँ पे कहानी क्या है कि थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रेशर का, तो देखो क्या है कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? किसी एक एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, जो फोर्स लगाया जाता है वही क्या बनाता है? प्रेशर। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। उसके बाद बात आता है अपना डेंसिटी का, यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो घनत्व। अब सपोज एक छोटा सा ये स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये एक फॉर्म है, फॉर्म का स्क्वायर है, ठीक है। अभी इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी दूर में होंगे और ये इस वजह से ये अगर आप इसको उठाओगे तो ये हल्का होगा, ठीक है, वेट में। वही सेम साइज का स्क्वायर दूसरा है, ठीक है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस्ड है वो, ठीक है। तो वही होता है इसका डेंसिटी, ठीक है। कि डेंसिटी क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आता है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या होता है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, यहीं से एक जो अपना क्लियरेंस है वो मिलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, पानी जो है, वाटर जो है, उसमें फ्लोट करेगा या फिर ये सिंक करेगा उसका। अगर मान लो ना रिलेटिव डेंसिटी जो है वो अगर वाटर से का डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो वाटर से अगर ज्यादा है, वाटर का डेंसिटी से, तो डेफिनेटली क्या होगा? वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से कम है, तो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो देखो क्या है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, विथ अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि दैट मीन्स ये दोनों ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा क्लोजर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें कि ये दो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा कम होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सपोज अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इधर एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का मास m1 और अगर इसको हम लोग m2 बोले, तो इन दोनों का मास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 का। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आर स्क्वायर, यानी आर से हम लोग डिनोट करेंगे दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस को, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग एक साथ इसको ले तो ये हो जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाए तो उसके लिए एक हम लोग जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टर्म है वो यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल जी, और उसके बाद ये हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये हो जाता है फोर्स के लिए, ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू आप देख सकते हो क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन या एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग बात करें, तो देखो क्या है कि ग्रेविटेशन के वजह से जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सन के चारों ओर प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह से घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये होता किस वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। सेकंड क्या है कि कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सेम चीज, अर्थ के चारों ओर मून जो है वो क्या करता है, घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइड इन द सी। अब क्या है, अर्थ पे, क्योंकि मून जो है डेफिनेटली वो भी क्या करेगा, अर्थ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल तो लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगा, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सी का वाटर लेवल है वो ऊपर आता है या फिर नीचे जाता है, जिसको हम लोग टाइड्स बोलते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू स्टे ऑन अर्थ। ठीक है, अब ग्रेविटेशन की वजह से ही हम लोग अर्थ के सरफेस पे आराम से चल पा रहे हैं, इधर उधर जा पा रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं, हर कुछ जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से ही हो पा रहा है। अदरवाइज थिंक अबाउट इट कि अगर किसी तरह का ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या होता, जरूर सोचना कि अगर ग्रेविटेशन होता ही नहीं तो क्या होता। ठीक है, एंड इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना कि अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो जिंदगी कैसा होता, या फिर होता तो क्या होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो देखो क्या है, फ्री फॉल जो होता है वो क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे कोई भी दूसरा फोर्स अगर काम ना करे तो उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आराम से वो गिरता जाएगा। ठीक है, उस पे किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो दैट विल बी सेड एज फ्री फॉल। ठीक है, उसके बाद है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन हम लोग क्या जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग मोशन के चैप्टर में ही पढ़ चुके थे कि v माइनस यू बाई टी जो है इट इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि एक्सीलरेशन में क्या है, एक बात और मैं समझा देना चाहूंगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है कि स्पीड जो है लगातार क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, स्पीड जो है वो लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहले अगर मान लो
हर एक सेकेंड, हर एक यूनिट टाइम में वो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार अपना स्पीड जो है वो क्या करते रहता है, इंक्रीज करते रहता है। ठीक है, वो अपना स्पीड लगातार क्या करते रहता है, इंक्रीज करते रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि बहुत मजेदार पॉइंट है ये, कि सोचो अगर आप एक, जैसे आप बचपन में डेफिनेटली किसी बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर चढ़ के पक्का जमीन पे कूदे होगे, और कूदने के बाद आपको कुछ नहीं हुआ होगा, आप आराम से उसके बाद खेल रहे थे, खेलना अपना कंटिन्यू रखे। ठीक है, पर वही सोचो कि जब आप एक बाउंड्री से कूदे जो हार्डली 6 फीट के लगभग होगा, 6 फीट 5 फीट के अराउंड, तो आप उससे आसानी से नीचे जमीन पे कूद गए और आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सोचो कि अगर आप एक जो एटलीस्ट मान के चलो 2 फ्लोर का, ठीक है, 2 फ्लोर का कोई बिल्डिंग है, ठीक है, 2 फ्लोर का कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और आप वहां से उस बिल्डिंग के छत पे से, यहाँ पे से डायरेक्ट अगर आप जमीन पे कूद जाते हो, तो सोचो कि आखिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। मे बी कि आप बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाओ। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, या हो सकता है इट कैन कॉज टू डेथ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आखिर जब आप एक बाउंड्री से कूदे तो आपको कुछ नहीं हुआ, और एक 2 फ्लोर का बिल्डिंग से जब आप कूद गए तो आपको चोट लग सकता है, बहुत ज्यादा लग सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब आप छोटा सा डिस्टेंस से कूदे तो तुरंत आप जमीन पे पहुंच गए। ठीक है, आप ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किए हवा में। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि ऊंचा जगह से जब आप कूदे, तो आपका जो टाइम है, ये पर सेकंड स्क्वायर जो देख रहे हो, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आप एक्सिलरेट कर रहे हो, आप लगातार क्या कर रहे हो, आपको टाइम मिल रहा है एक्सिलरेट करने के लिए। अब आप एक्सिलरेट कर रहे हो तो आपका स्पीड जो है तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एम भी। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, एम भी। ठीक है, ये भी इधर हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम भी जहाँ पे मास होता है, ठीक है, और वी जो है वो वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जब आप लंबे टाइम के लिए ये करोगे तो आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है और मास के साथ उसका प्रोडक्ट यानी कि आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा, आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मोमेंटम, हाई मोमेंटम अगर रहता है तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, और इस तरह से हम चोटिल हो सकते हैं, हम घायल हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज जरूर छोड़ दे, मैं उसको फिर से जरूर क्लियर करूंगा। अब अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तो दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ठीक है, और थर्ड वन वाला जो था वो क्या था, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि फ्री फॉल के लिए, और फ्री फॉल जो है वो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां जहां भी एक्सेलरेशन होता था वहां वहां हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल जी यूज करेंगे, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। उसके बाद क्या है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगेन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, 2gs। अब देखो कहीं कहीं पे ना ये 2gh भी होता है, क्योंकि फ्री फॉल जो है वो ऊपर से आने का बात है। ठीक है, तो हाइट h जो है वो हाइट यहाँ पे हो जाएगा, s की जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब अगर हम लोग बात करें मास वर्सेस वेट का, तो देखो क्या है, मास और वेट का बात करें तो मास जो है वो कांस्टेंट होगा हर एक जगह पे, चाहे आप किसी दूसरे प्लेनेट पे भी क्यों ना चले जाओ। पर वेट जो है वो ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये प्लेस टू प्लेस चेंज कर सकता है। मास जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, सो दैट ये स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पे वेट का बात करें तो वेट में एक डायरेक्शन भी लगता है। ठीक है, और इसको मेजर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड तो होता ही है, सो दैट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है।
मास का एसआई यूनिट जो है वो केजी होता है, किलोग्राम, एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट जो होता है वो न्यूटन होता है। मास जो है ये बीम बैलेंस से मेजर किया जा सकता है, एंड जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मास बिकम्स जीरो, मास जो है वो जीरो हो सकता है, बट सॉरी मैं गलती बोल गया, मास नेवर बिकम जीरो, क्योंकि इसमें फोर्स लगना या ना लगना इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये कभी भी जीरो नहीं होगा, आप जितना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो वो उतना ही रहेगा। पर अगर हम लोग बात करें वेट का, तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है स्पेस में, अगर उस पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर का। तो देखो क्या है कि थ्रस्ट जो होता है फोर्स एक्टिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। अब प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेज इफ एरिया डिक्रीजेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, यानी कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और फोर्स डायरेक्टली